तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं है। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं। कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का। लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज्यादा है नहीं, पर जो है उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही, और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता है ना उसको पता है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए। एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूँ कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मानिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मी नीचे आ जाए। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल माना जाता है।
और ये बात मैं जो कह रहा हूँ मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूँ, एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूँ। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूं, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र समाज राजनीति इन सबसे मतलब नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है। इसलिए यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है या संभावना ज्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें, कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा, नहीं बदमाशी की होगी आदत दिखाने के लिए, देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटा तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला हो करना है। क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर बहस करनी हो ना, आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं, पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी नहीं है, ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी हो, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ये कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है, फिर काहे का विचार विमर्श कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है, इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए। इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा है तो इसके बात करिए ही नहीं। अगर उसके बाद भी सुन लिया होता तो शायद वैसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है, उसने बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग क्योंकि शायद यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं आप में से अधिकांश लोग, तो आप जानते होंगे 1973 में संविधान के मूल ढांचे का कंसेप्ट आया था 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में कुछ फैसलों में यह बताना शुरू किया कि यह चीज भी संविधान का मूल ढांचा है। मेनका गांधी केस में जिक्र करते हुए बात आई कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडिक्वेट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, और कई बार क्या होता है चीजें इतनी अलग होती हैं, एकदम अलग हो जाती है। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा। बात करते, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छनती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वफेयर सब मुझे बता देते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट में सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी। उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा है जीवन में, तो उसने सब बताया, सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार
पापा ने क्यों मना किया होगा? क्योंकि ज्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाले से उठा के लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं नहीं। अच्छा, बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि नाली के पास से आए हैं और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए गए। या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, उसको देख के ज्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं। अच्छा, बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि जरूर भेजो, क्योंकि परिवार में आपको सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पे सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से, जो वहीं थे आसपास, अलग से बात की। मैंने कहा बड़ा नाराज है मेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए, मैं जब उसके पिता से मिलने गया, मेरे मन में ये भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। तो उसके बाप ने साइड में जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करें क्या। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या, वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है, वो बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे कि बात करिए अपने आप में से क्या बोल। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हो, तब भी ध्यान रखना है कि दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आई है, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसने क्यों आपको बताया। कोई आपको कहे कि तुम जानते हो तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था, अब कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए क्या दिक्कत है। फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके, हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना, आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है, तब तक उसको दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, नार्को पोलीग्राफी सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलोसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है। 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोसेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है।